गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। सो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे रसगुल्लों? सब बढ़िया है। उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही व्यस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आज का जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है वो भी इतिहास का, यानी कि एक तरफ से सामाजिक विज्ञान में मैं आपको इतिहास आज जो कि लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहा हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो कि एक तरफ से मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को यानी कि एक क्लास जो डाला हूं उसमें ये बताया हूं कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी पूरा सब्जेक्ट यानी इस विषय का यानी सामाजिक विज्ञान का जितना भी अध्याय है, लगभग टोटल 22 चैप्टर है, और 22 चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होने वाली है आपके एसएसटी के प्रति। ठीक है, तो इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग पहली वीडियो यानी कि जो हमने डाला है उसको पहले एक तरफ से देखते हुए चलिए, क्योंकि अभी स्टार्टअप है और स्टार्टअप यानी कि सब पहली क्लास से अगर आप लोग एक एक करके अभी से देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको हर चीज अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और आप अपने एसएसटी के इस विषय में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ये हम वादा ही क्या कहें, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो इससे बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा से लिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में फुल टू फुल इसमें नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से हर एक लेक्चर को एक एक करके डे बाय डे आप लोग देखते रहिएगा जी। जिसे अभी जो पहले मतलब कि वीडियो में हमने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताया है किस तरीके से मैं आप लोगों को एसएसटी का हर एक क्लास दूंगा, वो सारी प्रोसेस मैं बताऊंगा। बस वैसे ही हम डे बाय डे आपको करते हुए जाएंगे, डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो यानी कि अब से तैयार हो जाइए और ढंग से अपनी मेहनत को करना, मेहनत को एक नई आगाम मतलब कि ऐसा नए आयाम पर लेके जाइए ताकि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और ज्यादा लेक्चर मैं लेता नहीं हूँ और लंबा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले तो स्टार्टअप कर देते हैं और स्टार्टअप में ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर ज्यूसेपे मेत्सिनी, तो इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। देखिए ये आपका संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आएगा, जैसे मान लीजिए इसी पर दे देगा और यहाँ पर लिख देगा कि इस पर जो है ना संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है जी, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको मैं इसके आगे जितना देखिए अभी कुछ ऐसे हेडिंग में लेकर आया हूं जो कि एक तरफ से संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में लिखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जिउसेppe मैत्सिनी के बारे में बात करें तो वह इटली का एक क्रांतिकारी था, यानी कि अगर यह नहीं रहेगा यह कर दे, यह इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा यानी कि जिनेवा एक तरफ से इटली में पड़ता है, तो जिनेवा इटली में हुआ था और वह कार्बोनारी, ठीक है, कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, सदस्य बन गया और ये सबसे अहम भूमिका ये निभाता है कि 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। यानी कि ये आपका पूछ देगा कि अगर जिउसेppe मैत्सिनी ने जो कि 24 वर्ष यानी कि किस वर्ष में लिगुरिया की क्रांति से उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, तो आपको ऑप्शन में अगर 24 वर्ष लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में भी इसे कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को इसके पहले भी एमसीक्यू का लगभग करवा ही दिया हूं, लेकिन मैं यहाँ से भी कुछ एमसीक्यू या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बन रहे होंगे मैं इस ऐसे लेक्चर में आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है जी, कर दिया गया था। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब इसे 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया के क्रांति के लिए इसे बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो अब उसने क्या किया, उसके तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। और कौन कौन सी है? पहला अगर देखे थे तो मर्सिले में मर्सिले में इसने यंग इटली की स्थापना की। यानी कि जो जिउसेppe मैत्सिनी थे वो एक तरफ से कहे कि इसकी स्थापना यानी कि जो पहला उसने 2 स्थापना की, यानी कि 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की, जिसमें से पहला अगर स्थापना की बात करते हैं यंग इटली है और दूसरा है बर्न यंग यूरोप, जो कि यहाँ पर ये यंग यूरोप। तो बर्न में यंग यूरोप जो कि बर्न में किए थे, तो ये पॉइंट आप लोग एकदम बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि उन्होंने 2 संगठनों के यानी मैत्सिनी ने 2 संगठनों की मतलब की स्थापना की। और वो कौन कौन से हैं?
एक जो है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली जो कि मर्सीले में, और जो कि दूसरा बर्न में यंग यूरोप जो है स्थापित किए। ठीक है, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, ठीक है, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, यानी कि पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मन राज्यों में समान, यानी एक समान विचार वाले, ठीक है, एक समान विचार रखने वाले युवा थे। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया। ठीक है, इसने जो है ना राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। ठीक है, तो ये आपका जो कि इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे ढंग से एक बार देख लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। बस आप इतना ही लिख देंगे ना, तो आपको फिर इसको आगे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये रहा आपका संक्षिप्त टिप्पणी ज्यूसेppe मैज़िनी पर। और ये दूसरी पॉइंट आपका आ गया एक तरफ से, ये भी संक्षिप्त टिप्पणी में पूछता है क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो ये मिनिमम जो कि आपसे एग्जाम में 3 से 4 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। कितने नंबर से? 3 से 4 नंबर के। काउंट कैमिलो दे काबुर, ये तरह से के काबुर, यानी कि इसके अध्ययन में देखिए क्या कह रहा है कि काउंट कैमिलो दे काबुर इटली में मंत्री, ठीक है, ध्यान रहे इंत्री मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री प्रमुख था। यानी कि एक तरफ से देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री नहीं लिखते, एक मंत्री प्रमुख था, यानी प्रमुख मंत्री था, ऐसे लिख सकते हैं, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। भैया देखिए यहाँ पर आ रहा है कि जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत यानी कि उसे एकत्रित करने के लिए एक आंदोलन नेतृत्व किया, एक आंदोलन बनाया। और इटली के सम्राट विक्टर इमेनुएल ने उसे 1852 में क्या किया? सर्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, अब देखिए सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए। भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। आर्थिक स्थिति और उसके बाद शैक्षिक, यानी कि शैक्षिक तो शिक्षा के प्रति, कृषि के विकास हेतु के लिए इन्होंने कार्य किया था। और सैनिक स्तर का सुधार भी किए, यानी कि सैनिकों की जो स्तर होता है कि सैनिक किस प्रकार से अपने कार्य करेंगे, या फिर उनमें कुछ जो गड़बड़ियां थी उनको जो है सुधार की। उसने फ्रांस व सर्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि स्थापित की। अपने इस कूटनीतिक संधि चालों के कारण उसे इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान खींचा। देखिए एक कूटनीति, एक तरफ से कहते हैं ना, कोई ऐसा होता है कि उसमें एक बढ़िया चीज, एक तरह से उसकी कूटनीति बनाई गई। अब इस कूटनीति की संधि बनाने की वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपीय, ऐसा कहा यूरोपीय देश थे, उनकी ध्यान को इस पर आकर्षित करना था। ठीक है, और 6 जून 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि अब भाई ये तो कोई भी अमर तो होता नहीं है, मतलब इनका जो है 6 जून 1861 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। यानी कि ये इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि मृत्यु से पहले ही ये जो कि इनकी जो मनोकामनाएं थी, यानी कि जो इन्होंने जिस चीज को करने के लिए ये आगे बढ़े हुए थे, वो मनोकामनाएं इनकी पूरी हो गई, जिनके कारण 18 फरवरी सन 1861, ठीक है, 61 ईस्वी में इटली की संसद द्वारा विक्टर इमेनुएल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। और इन्हीं के कारण जो होता है कि 18 फरवरी को, यानी कि 6 जून 1861 में मृत्यु हो गई, और 18 फरवरी सन 1861 ईस्वी में जो कि विक्टर इमेनुएल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया, और इटली के एकीकरण को संभव कर दिया। और इटली की जो एकीकरण है इसको संभावित एक तरह से संभव बना दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका काउंट कैमिलो दे काबुर। देखिए एग्जाम से पहले मुझे आपको हर एक चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से कवर कराना है। थोड़ी सी स्पीड के साथ आप लोग पूरी चीजों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका थोड़ा सा और ये जो चीजें दी जा रही हैं, जो समझाया जा रहा है, अगर अभी से आप एक एक करके लिखते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे, फिर आप जल्द ही इसको कवर कर जाएंगे। मैं इसको एक तरफ से कवर कराने के बाद एक बार रिवीजन भी करवाने का प्रयास करूंगा, या करूंगा भी, क्योंकि मैंने जो एक तरफ से एक
लिमिटेड ऐसा कहें कि जो मैंने एक चीज बना लिया हूँ, एक टाइम टेबल रख लिया हूँ, जिस टाइम टेबल के अनुसार मुझे कितने समय में इसको समाप्त करना है, कितने लेक्चर्स में समाप्त करना है, वो सारी चीजें मैंने पहले से ही बना रखा हूँ। तो अब ये सभी चीजें बनाने के बाद अब आपको एक एक करके मैं थोड़ी सी स्पीड ही सही बट आपको पूरा अच्छे से हर एक प्रश्न को करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा ना दिक्कत आए कि हाँ इन चीजों की वजह से आपका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको देखिए, ये भी सब संक्षिप्त में पूछता है। किसमें पूछता है? ये आपका भी संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी करने के लिए पूछता है। तो जब भी अगर आपसे पूछेगा इस पर तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दो तीन चीजें हमने बता दिया है, अब तीनों में से कोई भी एक जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला दिया है जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों के ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैलाव किया था। देखिए जर्मन के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीति, देखिए बहुत सारे लोग का एक तरफ से संगठन हुआ, संगठन के द्वारा एक असेंबली के पक्ष में मतदान की फैसला दिया गया। ठीक है, फैसला किया। 18 मई सन 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों में एक राजसाज वाले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ने एक सज्जा वाले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद ने अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ध्यान रहे, संसद सेंट पॉल चर्च में। ये आपको ये पॉइंट एकदम बिल्कुल याद रखना है कि इसको कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहेंगे संसद सेंट पॉल चर्च में। ये एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती थी। देखिए अगर किसी ऐसे राजा या ऐसे किसी व्यक्ति को किसी चीज काम को सौंपा जाए जो उसके योग्य हो, उसके योग्य रखा जाए, ना कि किसी अन्य की। अगर योग्यता उसके अंदर ना हो तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को ताज पहनाने की पेश की, यहाँ पेश हो जाएगी, हटा दीजिए, पेशकश हटा दीजिए, पेश की तो उन्हें उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो भी निर्वाचित सभा के विरोध थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मतलब कि प्रतिनिधि के प्रसा के राजा, ठीक है, कौन थे? फ्रेडरिक विल्हेल्म जो थे चतुर्थ को ताज पहनाने की जो ताज होती है उसे पेश किया गया, लेकिन उसने क्या किया? उसे अस्वीकार कर लिया, इसने स्वीकार नहीं किया और उसने किसकी साथ दिया? जो राजाओं के साथ जो निर्वाचित सभा का विरोध करते थे, यानी जो निर्वाचित सभा का विरोध करते थे उनका साथ दिया। और इस प्रकार जहां उच्च वर्ग और सेना के मध्य विरोध बढ़ गया, वही संसद का स्तर सामाजिक आधार कमजोर हो गया और संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों की कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन भी खो बैठे। ठीक है, देखिए भाई जब किसी भी ऐसे चीज के जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, उनकी मांगों का विरोध किया। मान लो भाई जो कार्य करते होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को रखते हैं, यदि उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वो एक आंदोलन छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी कंपनी या कोई भी ऐसा जो कोई चीज आयोजित किया जाता है, चाहे राज्यसभा चाहे अन्य चीज, तो कहीं ना कहीं उसको प्रभाव पड़ता है। और वही प्रभाव आज जो कि यहाँ पर हुआ है, मजदूरों और कारीगरों की मांग जो थी, जो भी मांग उन लोगों का था, उस मांग का विरोध कर दिया गया। जब विरोध किया तो उसका समर्थन उन्हें जो है जिसकी वजह से उनका जो समर्थन था वो पूर्ण रूप से खो बैठा। तो ये होता है फ्रैंकफर्ट संसद, जो कि एक तरफ से इतना आप इसी तरह से यही पूरा लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
अब आ जाइए राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं का भूमिका। भाई बहुत अहम भूमिका है कि अगर राष्ट्रीय संघर्षों में महिलाओं की अगर भूमिका की बात किया जाए तो बहुत ही अहम भूमिका है। जैसे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रवाद संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित करके अखबार शुरू किए। ध्यान रहे महिलाएं जो होती हैं वो पहले तो क्या किए कि राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं की सक्रिय रूप से भाग लिया। बड़ी संख्या एक तरफ से कहें कि सक्रिय रूप से भाग लिया। बहुत कई महिलाएं जो है राष्ट्र संघर्ष के वर्ष में यानी कि एक तरफ से उसमें बड़ी संख्या में बहुत सारी महिलाएं इसमें भाग ली हैं और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित करने के लिए महिला जो थी वो अपने राजनीतिक संगठन स्थापित करने के लिए अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में हिस्सा भी लिए थे, प्रदर्शन में भाग भी लिए थे, उसमें हिस्सा भी लिए और इसके बावजूद उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान मताधिकार के वंचित रखा गया। और देखिए इसी यानी कि जब उन्हें ये सभी ये जो स्थापना करने की राजनीतिक स्थापना के लिए स्थापित करने के लिए अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में भी अपना प्रदर्शन में भाग दिए थे, जिसके वजह से इन्हीं महिलाओं को उनके जो है विधानसभा के चुनाव के दौरान जो मताधिकार होता है जिसका सभी का अपना एक कहते हैं ना अपना अधिकार होता है, उस अधिकार से भी उन्हें वंचित कर दिया गया था। और सेंट पॉल चर्च ने फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जब प्रेक्षकों की हैसियत मतलब कि अगर महिला वहां पर क्या हुआ फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित किया गया था जिस समय, तो उस समय क्या हुआ था कि केवल प्रेक्षकों की हैसियत से सिर्फ वहां पर एक दर्शक के रूप में जो कि वहां पर दीर्घा में खड़े होने के दिया। दीर्घा का मतलब एक तरफ से कि कई लोगों के बीच यानी इस भीड़ में उन्हें खड़े होने की अनुमति दी गई थी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि महिलाओं का जो कि भूमि थी और यहाँ पर उनके कहते हैं ना कि कोई भी अगर वैसा काम करने के लिए जाता है एक तरफ से मांग कोई चीज का किसी से करता है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध बहुत होता है, लेकिन अंततः एक सत्य बातें हैं कि जो सच्चाई होती है ना थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं घबरा भी जाती है या फिर ऐसा किसी मुसीबत में पड़ जाती है, लेकिन अंततः जो विजय होता है वो सत्य की होती है, कभी असत्य की विजय नहीं होती है। कोई भी ऐसा अधर्म का मार्ग जो भी मतलब कि अधर्म का मार्ग जो भी अपनाएगा तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो आज उसे भले सुख मिल रहा हो लेकिन आने वाले समय में उसे दुख होना ही है जिस दिन धर्म की स्थापना होगी। ठीक है, जिस दिन धर्म की विजय होगी उस दिन इन लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, यही सच्चाई है, क्योंकि अधर्म का मार्ग हमेशा हमें गलत राहों पर गलत जगहों पर लेके जाती है। इसीलिए धर्म का मार्ग यानी सत्य का मार्ग अपनाइए और सत्य का मार्ग हमेशा बहुत ही अच्छा और सुंदर होता है। ठीक है, अब आइए फ्रांसीसी लोगों के बीच देखिए अगला ये प्रश्न है। ठीक है, अगला ये प्रश्न है और फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। एक तरफ से ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ठीक है जी, क्या उत्तर में लिखेंगे प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है जी, जिसे यहाँ पर कहा प्रारंभ में देखिए बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिसके माध्यम से सामूहिक पहचान की भावना बहुत मतलब कि अनेक कदम उठाई जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों की सामना उनको करना पड़ा। जैसे अगर इसकी बात कर लें तो ये कदम निम्नलिखित थे, कौन कौन से थे, तो थोड़ा सा हम आगे को बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे पहला नंबर आपके समक्ष आ रहा है, पहला नंबर दे रहा है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार एवं मापने की समान व्यवस्था लागू की गई। देखिए आंतरिक आयात निर्यात यानी आने जाने की जो शुल्क थी जो पैसा था उसे समाप्त कर दिए गए और भार एवं मापन की समान व्यवस्था लागू की। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा।
अब देखिए जो भी स्टेट जनरल का चुनाव होता था हर जगह, तो उसको सक्रिय नागरिकों के यानी कि जो नागरिक वहां के थे तो उनके द्वारा की ये जो है कराने के लिए फैसला लिया गया और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और उनका नाम क्या बदल दिया, यानी कि पहले था स्टेट जनरल का, अब हो गया उसका नाम अब नेशनल असेंबली। ठीक है, नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तीसरा नंबर, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी। ठीक है, जो क्षेत्रीय बोली थी जैसे जैसे उस क्षेत्र की जो वही भाषाएं थी उन भाषाओं को जो है हतोत्साहित कर दिया गया और पेरिस में फ्रेंच बोली और फ्रेंच बोली लिखी जाती थी। वहां वहां राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। देखिए ये सब लिखी जाती थी, अब वहीं राष्ट्र की एक साझा भाषा बनाई गई थी, यानी कि हर राष्ट्र का जो भी अपनी अपनी एक भाषा रहने वाली उस भाषाओं को बनाया गया, उस लैंग्वेज को बनाया गया। ठीक है, चौथा नंबर, पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। ठीक है, जो पृष्ठभूमि के हैं यानी भूमि के पिता ऐसे मान लीजिए जो नागरिक थे वहां पर, जैसे वहां के नागरिक जो वहां के निवासी थे उनके विचारों को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया था। ठीक है, नई स्तुतियां रची गई, जो पांचवा पॉइंट है, नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। देखिए भाई ये तो बहुत सुंदर है, नई स्तुतियां, नई चीजें बनाई गई, नई चीजों को रचा गया, शपथ लिया गया, शहीदों का गुणगान गाया गया, यानी कि जितने लोग शहीद हुए थे उनका गुणगान, उनके बारे में पूरा चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो इसमें राष्ट्र का नाम हुआ। और छठवां प्यारा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिनसे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। ठीक है, भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक के लिए एक तरफ से समान इसमें नियम बताया, एक समान कानून को बताया गया और एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली गई। ठीक है, ये आपका इतना आगे लिख देते हैं तो फिर आपके लिए ये हो जाएगा। और ध्यान रहे ये जो मैंने प्रश्न बताया, ये प्रश्न आपका लगभग जो सबसे दीर्घ उत्तरी 6 नंबर का प्रश्न बनता है उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा एक बार ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, क्या है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। चलिए अभी थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन कर लिया जाए, क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने आपको बताया फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, जिसमें मतलब कि मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे। तो उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे, मरियान और जर्मेनिया। तो अभी देख लेते हैं मरियान और जर्मेनिया क्या होता है। जैसे यहाँ पर पहला हेडिंग, इस तरह से आप लोग हेडिंग बनाइएगा और यहां से अपना शुरू करिएगा लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया, यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक था। ठीक है, फ्रांस ने स्वतंत्र के नारी, ठीक है, जो स्वतंत्रता के नारी थी उनके प्रतीक का यही नाम दिया, क्या नाम दिया, ये छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक था। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, ध्यान रहे स्वतंत्रता और गणतंत्र की जो प्रतीक है वो क्या है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये थे। और मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की इस प्रतिमा सिक्कों व डाक टिकटों पर मत अंकित की गई। जो ये सभी देखिए, ये सबसे मेन है कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी जो था, जो कि मारियान ने इसको स्थापित मतलब दिया था, तो वो
हर एक जैसे चौराहे थे, जो अन्य महत्वपूर्ण जगह थे, उन जगहों पर उसे लगाया गया ताकि वहां आने जाने वाले जितने भी नागरिक रहेंगे, कहीं ना कहीं उसको देखकर उसमें उनके मन में जो प्रतिमाएं होंगी वो एक तरफ से दिखेंगी, अंकित रहेंगी, हर चीज उनको पता रहेगा। हाँ, हमारे इस जो भी आंदोलन जो भी छिड़े हुए थे, इनमें क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे हुई थी, उन्हें याद रहे, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। अब जैसे यहाँ पर आ गया जर्मेनिया, तो जर्मेनिया ये कह रहा है कि ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ठीक है, ये कौन थे? जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। ठीक है, पहनती थी या थी रहेगा। ठीक है, जर्मनी में बालूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है जर्मन तलवार जर्मन। देखिए ये पॉइंट है, जो अगर हम कहें कि जर्मेनिया में जो जर्मन के राष्ट्रीय नारी थी, उसकी जो तलवार थी, जो तलवार पकड़ी थी, उस तलवार पर क्या लिखा हुआ था, तो आप यहां से यहां तक ये देख सकते हैं। और लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा, जर्मन तलवार जर्मन राइमन राइमन की रक्षा करती है। ठीक है, ये चीजें। फिर इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक बनकर उभरी एक नई छवि की। ठीक है, एक नई छवि थी। यानी कि इसी प्रकार से जो अगर हम जर्मनी की स्वतंत्रता की बात करें, तो जर्मनी में जो स्वतंत्रता या फिर उसमें जो न्यायपालिका था, न्याय करने वाले, या फिर गणतंत्र के प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि थी। यानी कि इन्हीं को देखकर जो जर्मनी की एक तरफ से स्वतंत्रता थी, और यहाँ तक कि अगर उनकी हम बात कर लें न्याय थी या फिर गणतंत्र थी, तो इनको देखकर ही एक उनके मन में एक बहुत सुंदर सी, मतलब कि एक छवि छपी गई, जो कि उभरी एक नई छवि छप गई सभी के मन में। ठीक है, तो ये रहा जर्मेनिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में अध्ययन किया जाए कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो अब यहाँ पर नेपोलियन ने कुछ निम्नलिखित पॉइंट को बताया। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। और क्या क्या सुधार किए, नंबर 1 देख पा रहे हैं, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए तथा कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, उन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता के जन्म के आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ठीक है, और कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किए। दूसरा नंबर क्या किए, प्राचीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था को खत्म किया। देखिए जो प्राचीन सामाजिक और धार्मिक जो राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने खत्म, जो बहुत पुरानी जो प्राचीनता थी ना, बहुत पुरानी जो भी उस समय की सामाजिक, जो समाज में कुछ चीज चल रही थी, और कुछ धार्मिक थी, कुछ राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सभी को खत्म करके एक नया लागू किया। ठीक है, नया मतलब अगला सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के अंतर को खत्म किया। तो ये पहले उन्होंने खत्म किया, क्योंकि पहले जो होता था निम्न और उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो जाती थी। कुछ लोग निम्न वर्ग के आते थे, कुछ लोग उच्च वर्ग में आते थे। तो ये पहला नंबर इस बात पर उन्होंने विरोध किया और इनको जो है स्थापित किया। ठीक है, सही से। फिर अगला डच गणतंत्र। हाँ, डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, और इन्होंने ही जो स्विट्जरलैंड और एक तरफ से इटली या जर्मनी में, स्विट्जरलैंड की बात कर लें चाहे किसी की बात कर लें, तो ये जर्मनी में एक तरफ से प्रशासनिक विभाजन थी उसको और आसान बनाने का काम किया था।
ठीक है, अगला पॉइंट आपके समक्ष है, एक समान कर प्रणाली लागू करके प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई तथा विद्यमानों कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए, एक समान कर प्रणाली लागू करके प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई और जो कुछ विद्वान और कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। जो विद्वान थे उस समय के, ज्ञानी थे, कलाकार थे वही, और कुछ देशभक्त थे, तो उन्हें अच्छे से सम्मानित उस समय किया गया था। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है, यानी कि शहरों में जो कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। यातायात की यानी आने जाने की व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। अगला है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया तथा किसानों को भूज थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ नहीं रहेगा। किसानों को मतलब जागीरदारी शुल्कों से मुक्त की दिलाई और शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, साधारण विज्ञान, फ्रेंच भाषा व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी गई थी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी बना, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना जब हुई थी, तो यहाँ पर लैटिन, साधारण विज्ञान, फ्रेंच भाषा व गणित को मुख्य तौर पर शिक्षा, गणित का मुख्य तौर पर शिक्षा दी गई थी। अब अगला है, जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया गया। जो जूरी प्रथा थी या मुद्रित पत्र थी उसको जो है पुनः जो है प्रारंभ किया गया। और अगला है, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, ये रहा इस मतलब कि यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, जो एक तरफ से शासन व्यवस्था कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन द्वारा किए गए उन बदलाव को यहाँ पर कवर कर लिए गए। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आप लोग का ये जो होगा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्ति हो रहा है। और आप सभी बच्चों को एक बार मैं फिर से यहाँ पर ठीक है, सभी बच्चों को थैंक यू कि यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और आई होप आप लोग को पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, ताकि फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हर एक प्रश्न को यहाँ पर पूरा बता दिया जाएगा। जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, हम उन्हीं प्रश्नों को करवाएंगे, अन्य किसी को नहीं। ठीक है, यानी कि इतना समझ जाइएगा, आप इसमें से इस क्लास को यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सभी क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो आपको एसएसटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग देखे हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।